नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बन गया या चौथा मोर्चा खुल गया। देश की सियासत में सबसे बड़े उलटफेर की आहट आज जरूर सुनाई दी है। क्या अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवा देंगे? क्या मोदी और योगी के लिए अखिलेश यादव बड़े उपयोगी साबित होंगे? ये बातें सुनकर शायद आप चौंकें, लेकिन चौंकिए नहीं, पूरी बात देखिए। आज ये तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को किसी भी सूरत में अपना नेता नहीं मानने वाले। आज यह भी तय हो गया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और वो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। मतलब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी तो होंगे ही, साथ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक फ्रंट बनाकर आएंगे। पूरब से ममता बनर्जी अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहेंगी। क्या इस 4 कॉर्नर्ड फाइट में नरेंद्र मोदी 400 सीटें भी जीत सकते हैं? क्या हिंदू वोट मोदी को मिलेगा और मुसलमान वोट जबरदस्त तरीके से बटेगा? मोदी की पार्टी जब 350 या 400 पार की बात करती है तो क्या यह अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर सियासी दुश्मनों की टीमें आपस में लड़ जाएंगी और मोदी बंपर वोट से वाकई जीत जाएंगे? 2024 का पहला पॉलिटिकल ट्रेलर आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास 0 सीट, केसीआर की पार्टी के पास 9 सीट, उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। अखिलेश के पास हमें 3 तो सीट लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। यूनियन गवर्नमेंट, द चीफ जस्टिस सीपीआई-एम के पास 3 सीट, द मूव एंड इट इज कमेंडेबल दैट द डिफीट ऑफ बीजेपी, सीपीआई के पास 2 सीट, बट इट इज इन आवर हैंड्स। यानी टोटल हो गई 17 सीटें। ये 17 सीट वाली पार्टियां 303 सीट वाली मोदी की पार्टी के खिलाफ थर्ड फ्रंट रेडी कर रही हैं। मोदी के खिलाफ मंच पर शक्ति प्रदर्शन। मॉडरेटर भी केसीआर, 24 में मोदी के कॉम्पिटिटर भी केसीआर, मगर केसीआर के बगल में ही उसी मंच पर 24 की रेस का एक और उम्मीदवार यानी केजरीवाल। तो क्या मोदी विरोधी इस गुट के लिए 24 वाली राह वाकई में है इतनी आसान? उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। जुमला निकला, जुमला भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो हर चीज हथियाना चाहते हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं। थर्ड फ्रंट वाली बिरयानी हैदराबाद में पक रही है। एंटी मोदी थर्ड फ्रंट वाली बिरयानी पार्टी के मेजबान केसीआर हैं। इस पार्टी में इनवाइट होने वालों में केजरीवाल हैं, अखिलेश हैं, भगवंत मान हैं, केरल के सीएम से लेकर लेफ्ट के बड़े बड़े नाम हैं। अगले 15 महीनों तक चलने वाली थर्ड फ्रंट की चुनावी यात्रा में नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर राइड भी है। मुस्लिम वोट बैंक वाला तामझाम भी है। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे का राउंड भी है। मंत्रोच्चार के साथ कैमरे वाला आशीर्वाद भी है। मगर क्या इस मोर्चे को 24 में वोट का आशीर्वाद मिलेगा या फिर ये खाली हाथ ही लौटेगा? सोशल मीडिया पर
वेलकम टू तेलंगाना केजरीवाल भगवंत मान है। अखिलेश की टाइमलाइन पर तो फुल ऑन माहौल है। थर्ड फ्रंट वाली ग्रुप फोटो के साथ अखिलेश का हैदराबाद से 24 वाला नया पैगाम है। इनका 22 खत्म नहीं होगा, 23 आ गया, 24 आ जाएगा। ये सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। सवाल यह है कि हैदराबाद में मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट का चॉपर लैंड तो कर चुका है, मगर क्या यह चॉपर 24 में टेक ऑफ कर पाएगा? राहुल को सबसे ज्यादा दर्द होगा, सबसे तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट खड़ा होने का मतलब होगा 24 में राहुल की पीएम वाली यात्रा पर फुल स्टॉप लगना। यह तीसरे मोर्चे के रिवाइवल की एक और कवायद है। केसीआर 24 में 1996 वाला फॉर्मूला लॉन्च करना चाहते हैं, मगर जो 34 साल में नहीं हो पाया, क्या वो 2024 में हो पाएगा? 1989 में पहली बार थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट हुई। 34 साल पहले वीपी सिंह ने जनता दल, असम गण परिषद, टीडीपी और डीएमके ने राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। नवंबर 1990 में आंतरिक कलह के चक्कर में सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 1991 तक ही टिके। 1996 में थर्ड फ्रंट एक बार फिर संयुक्त मोर्चा के नाम से आया। 8 दलों ने मिलकर सरकार बनाई, वो भी 2 साल ही टिक पाई। 2 पीएम बदलने पड़े। पहले देवेगौड़ा बने, फिर आईके गुजराल। तब से लेकर अब तक केंद्र में थर्ड फ्रंट की सरकार कभी नहीं बन पाई। बावजूद इसके केसीआर मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करके 1996 वाला फॉर्मूला एक बार फिर से रीलॉन्च करना चाहते हैं। 96 के चुनाव में बीजेपी के पास 161 सीटें थी, कांग्रेस के पास 140 सीटें थी। किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। थर्ड फ्रंट की 8 पार्टियों को मिलाकर 165 सीटें थीं और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी। नोट करने वाली बात यह है कि 27 साल पहले यानी 96 में जो थर्ड फ्रंट बना, नंबर्स के पैमाने पर वो कहीं ज्यादा मजबूत था। मगर इस बार केसीआर 24 के लिए जो तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, वो फिलहाल डबल डिजिट में है। 50 तो छोड़िए, अंडर 20 में ही है। ऐसे में 303 सीटों वाली बीजेपी से लड़ पाना असंभव सा लगता है। थर्ड फ्रंट को पुश करने के लिए यूपी से हैदराबाद पहुंचने वाले अखिलेश कैमरे पर आकर दिन गिनाते हैं, खूब माहौल बनाते हैं। ऑन कैमरा कहते हैं कि 24 में तो यूपी ही तीसरे मोर्चे का पीएम बनाएगा, लेकिन भीड़ को यह नहीं बताते कि यूपी में तो फिलहाल योगी ही चल रहे हैं। अखिलेश कम से कम 27 तक तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। रही बात देश की, तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीट पर सिमट गई थी। बाद में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव हार गए। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी जीते, मगर 24 वाला कॉन्फिडेंस तो देखिए। थर्ड फ्रंट का हिंट मिलते ही अभी से दावा करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री तो हम ही बनाएंगे, मोदी को तो 24 में हम ही हराएंगे। जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं, जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रमजाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं।
लेकिन आप लोग भी सावधान करना। अखिलेश अकेले नहीं हैं, थर्ड फ्रंट के एक प्लेयर केजरीवाल भी हैं। आम आदमी पार्टी तो गुजरात चुनाव से ही 24 में मोदी बनाम केजरीवाल वाला टेप बजा रही है, मगर जिस आम आदमी पार्टी का लोकसभा में इस वक्त का स्कोर 0 है, उस पार्टी के मुखिया मोदी को 24 में टक्कर कैसे दे पाएंगे? अपना स्कोर तो खुद केजरीवाल भी जानते हैं, इसीलिए नंबर्स की बात नहीं करते। इधर उधर दाएं बाएं की बात करके मोदी पर ही अटैक करते हैं, वो भी ये जानते हुए कि जिस केसीआर के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं, पीएम की 24 वाली रेस में वो खुद को भी फ्रंट रनर ही मान रहे हैं। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं 2-2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे? 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है, और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे। केसीआर ने अखिलेश को बुलाकर ओवैसी को तो साइलेंट कर दिया, लेकिन थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट ने 24 में मोदी का रास्ता जरूर आसान कर दिया है। कैसे, ये आगे बताएंगे। ये बात सही है कि 24 के लिए दक्षिण से नए राजनीतिक समीकरण जन्म लेते दिख रहे हैं, नए चेहरे हाथ मिला रहे हैं। ये मोर्चा वैसे तो मोदी के खिलाफ है, मगर इस मोर्चे के खड़े होने का मतलब ही है राहुल के 24 वाले रोडमैप का बिगड़ जाना। इसीलिए राहुल 24 वाली नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, और इस रणनीति के पीछे है 2004 वाली स्क्रिप्ट। राहुल चाहते हैं कि 24 में बीजेपी की कम से कम 150 सीटें कम हो जाएं। 150 सीट कम होने का मतलब होगा बीजेपी का 303 से 153 पर आ जाना, और यहीं पर कांग्रेस चौका मारने की फिराक में है। 2004 के चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी। लेकिन 18 पार्टियों वाले यूपीए गठबंधन ने 222 सीटों और बाहरी समर्थन की बदौलत 2004 में सरकार बना ली। राहुल 24 में उसी को रिपीट करना चाहते हैं। 30 जनवरी को राहुल का मंच सजेगा, राहुल की यात्रा खत्म होगी और 24 के लिए मोदी के दुश्मनों को जोड़ो वाली एक नई यात्रा शुरू होगी। हिंट महबूबा मुफ्ती ने दिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था। कंट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है, आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। मोदी के सारे दुश्मन आपस में ही भिड़ जाएंगे, इसकी वजह भी है। मसलन एक तरफ सीपीआई एम के पी विजयन और सीपीआई के डी राजा केसीआर के साथ दिखते हैं, और दूसरी तरफ 30 जनवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होने का इनविटेशन सीपीआई वाले एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यानी लेफ्ट एक नहीं, 2-2 नाव पर सवारी कर रहा है, जिसमें डूबने का खतरा बड़ा है। एक लाइन में समझें तो अब कोई कांग्रेस के साथ आना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब जब मोदी के दुश्मनों ने हाथ का साथ दिया, सबका पत्ता कटता चला गया। जब 2019 का लोकसभा हो रहा था, उस समय यह नहीं कहा गया था कि हम 300 कैसे प्राप्त करेंगे। यह चुनौती और दावे से कहा जा रहा था कि हम तो बहुमत पा ही नहीं सकते, हम 250 से कम रहेंगे। कैसे? उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन था, कहा जा रहा था बीजेपी 20-22 पे निपट जाएगी। क्या हुआ? हम 60 सीटें पार किए। क्यों पार किए? ये वो डेडली कॉम्बिनेशन माना गया था जिन्हें चुनावी विश्लेषकों ने माना था अजय अभेद्य। यह तो ऐसा किला बन गया है कि भाजपा के लिए चंद सीटें बचाना मुश्किल होगा, मगर जनता ने हमको समर्थन दिया। दूसरा उदाहरण देता हूं, राजस्थान, जहां हम सरकार से हट गए थे, हम चुनाव हार गए थे विधानसभा में,
6 महीने के अंदर चुनाव होता है और हम 25 की 25 जीतते हैं। यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री जी की अपनी सीट जहां वो अपने बेटे को लड़ाए, वो सीट भी हार गई। यह विचार करने का विषय है। अब मैं एक तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली, हमारे 3 विधायक थे, हम 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसने जीता। बिहार याद करिए, 2014 में हमारी 22 सीटें थी और इस बार 17। क्यों? अरे हम जितनी सीटें जीते थे उतनी हम लड़े भी नहीं। 19 में हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए छोड़ दिया और 2 जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और दोनों में जो परिस्थिति हुई है, मैं ये मानता हूं कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर के द्वारा दिया गया अवसर है। क्योंकि जब हम जदयू से गठबंधन में नहीं थे, 1995 में समता पार्टी नाम था, तब इनकी 7 सीटें और हमारी 42 थी। पूरे लालू यादव जी के शासनकाल नेता प्रतिपक्ष हमारा था। हम अपने दम पे लड़ेंगे तो एक बड़ी छलांग हमें बिहार में मिलेगी, बड़ी छलांग बंगाल में मिलेगी और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा चुके हैं, हम उसमें भी बढ़ने में सफलता हासिल करेंगे और तटीय राज्यों में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। मैं रिवर्स लॉजिक कहता हूं। महाराष्ट्र में आपने बताया हमारी सीटें इतनी हैं, शिवसेना यानी उस समय की उद्धव गुट की शिवसेना माने, आज आप सोच सकते हो इतनी सीटें निकाल लेंगे? इतना आसान नहीं होगा। और जब सीटों का बंटवारा होगा, यानी उद्धव गुट शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी में, तो अभी आप देखिएगा कि कितने प्रकार की चीजें और किंतु परंतु और इस प्रकार की चीजें आएंगी। विपक्ष खंड खंड हो गया है, अलग अलग तंबू खोल रखे हैं। एक तंबू राहुल का है, एक तंबू दीदी ने खोल रखा है और एक तंबू हैदराबाद में दिखा है, जिसके नीचे थर्ड फ्रंट वाले सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए हैं। लेकिन 24 में मोदी से जीत पाना इन सभी के लिए अब भी नामुमकिन ही है। कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकाल के विपक्ष को हैसियत दिखा रही है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं। तो केसीआर जैसे नेता या ममता जी जैसे नेता वो यह दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी जैसे नेता, भाई जिन राज्यों में हम हैं वहां पर हम ही हम हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ढंग की बिखरी हुई विपक्ष के बीच में एक मजबूर सरकार दिखाने का ख्वाब कभी जनता को ठीक नहीं लग सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के प्रभावशाली, जांचे परखे खरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्टवादिता के साथ बनी हुई सरकार, यह जनता को बहुत बेहतर लगे। तमाम दावे आपने सुने। इस बीच इस साल का पहला चुनाव भी डिक्लेयर हो गया। अब आगे 15 महीने देश में चुनाव ही चुनाव है। जो पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहेगी वही 24 जीत पाएगी। नई दिल्ली में बैठकर बीजेपी ने अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी इलेक्शन प्रोजेक्ट पास किया है। बीजेपी ने अपनी इलेक्शन मशीन को लगातार 10 चुनाव जीतने का टारगेट दिया है, मतलब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव। नरेंद्र मोदी की पार्टी इस बार मुस्लिम बहुल सीटें, ईसाई बहुल सीटें जीतने तक का रोड मैप बना चुकी है। शुद्ध पॉलिटिकल भाषा में कहें तो बीजेपी का फोकस ज्यादा से ज्यादा हिंदू यूथ को जोड़ने पर है और मुस्लिम बूथ को मजबूत करने पर है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसा क्या प्लान बनाकर आई है जिससे विपक्ष वोटिंग से पहले ही हिल गया है? अब तक यह माना जाता रहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में लगातार 10 चुनाव कोई भी पार्टी जीते यह नामुमकिन है, या मोदी हैं तो यह भी मुमकिन है। 3 स्टेट, 3 डेट और 24 का ओपन गेट। 2 मार्च से 24 की तरफ का मार्च होगा। 2 मार्च का नतीजा बताएगा नॉर्थ ईस्ट का वोटर 24 में किधर जाएगा। वैसे तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड छोटे राज्य हैं, लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। खासतौर से मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट मोदी की विजय गाथा का सबसे सॉलिड सैंपल है। कांग्रेस लेफ्ट के गढ़ में मोदी ने कैसे कमल के बीज बोए हैं, कैसे भगवा झंडा गाड़ा है, उसकी न तो किसी को उम्मीद थी और न ही किसी ने सोचा था। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। बीजेपी अपनी कामयाबी, अपने टेम्पो को बरकरार रखना चाहती है।
इसीलिए 2023 के फर्स्ट इलेक्शन बैटल में मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी को फॉर्मूला बता दिया है। 18 से 25 साल का यूथ, मुस्लिम बूथ और ईसाई भी न जाए रूट। इस फॉर्मूले का प्रयोग सबसे पहले 2023 के 9 राज्यों में बीजेपी करेगी, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसके लिए मोदी को त्रिपुरा जीतना है, मेघालय भी जीतना है, नागालैंड भी जीतना है। बीजेपी के लिए त्रिपुरा एक बड़ी प्रयोगशाला है। त्रिपुरा को लेकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वजह जान लीजिए। 25 साल से यहाँ लेफ्ट की सत्ता थी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट की माड़िक सरकार को उखाड़ फेंका। 2018 में 60 से 35 सीटों पर बीजेपी जीती, अपने दम पर फर्श से अर्श पर पहुंची। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती थी, जिसके बाद बीजेपी का कुल आंकड़ा 43 सीटों का हो गया था। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में बीजेपी का एक पार्षद तक नहीं था। 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट परसेंट महज 2% था, लेकिन 2018 में बीजेपी को 43% वोट मिले। लेकिन इस बार त्रिपुरा में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें पार्टी के भीतर चल रही उथल पुथल एक बड़ी चुनौती है। 2018 में जीत दिलाने वाले विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कई नेता पार्टी से अलग भी हो गए। बीजेपी नेता हंसा कुमार इस साल अगस्त में अपने 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ टीपरा मोथा में शामिल हो गए, तो आदिवासी अधिकार पार्टी बीजेपी विरोधी माहौल बना रही है। त्रिपुरा में हमेशा एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और सीपीएम ने इस बार हाथ मिला लिया है। दोनों ही पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे ख्याल से अभी जितना सीट हम लोगों को 2018 में मिला है, इससे ज्यादा ही सीट मिलेगा। और यहाँ पर अभी एक अनहोली अलायंस हमने देखा, कांग्रेस और सीपीएम ने किया है, और इसको किसी भी हालत पर त्रिपुरा का जनता इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ड्रामा करना, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था म्यूनिसिपैलिटी का, लोकल बॉडी इलेक्शन, अब देखें उस वक्त क्या क्या ये लोग किए थे। कोई ब्लेड लेके, कोई इधर भाग रहा है, कोई डंडा लेके, हमेशा ड्रामा करने के लिए लोग आते हैं। क्योंकि पता नहीं वो वेस्ट बंगाल में भी ऐसा करते हैं, और त्रिपुरा क्यों आते हैं इस तरह यहाँ पर ये ड्रामा बस करने के लिए। और ये करते करते पब्लिक इसको एक्चुअली समर्थन नहीं करते हैं यहाँ पर, और सब जानते हैं इनका क्या ये ड्रामा है। इसी तरह मेघालय नागालैंड में भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर इनका हिंदू कोर वोटर नहीं है। यहाँ की आबादी में मेघालय में 74.6% क्रिश्चियन है, जबकि नागालैंड में इनकी आबादी 87.09% है। मेघालय में 17 से 41% युवा 55.1% के हैं, जबकि नागालैंड में 55.2%। लेकिन मोदी का जादू इन पर भी चला। 2018 में मेघालय की 59 विधानसभा सीटों पर 21 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरे नंबर पर 19 सीट पर एनपीपी रही। बीजेपी की 2 सीट थी, लेकिन बीजेपी ने एनपीपी और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन इस बार चुनाव से पहले उथल पुथल जारी है। एनपीपी और बीजेपी में खटपट की खबर है। हाल ही में 2 विधायक एनपीपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। नागालैंड में भी बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार टिकट को लेकर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। बीजेपी को इस बार चुनौती दीदी भी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने भी नॉर्थ ईस्ट में अपना लंगर डाल दिया है। 19 जनवरी को मेघालय में रहेंगी और उनके नेता मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में लगातार कैंप कर रहे हैं। इसलिए पूर्वोत्तर की लड़ाई इस बार कांटे की मानी जा रही है। अब ऐसे में मोदी की पार्टी ने अगर नॉर्थ ईस्ट पर फतह कर लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को पार करना होगा, जिसको लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया है। मोदी के लिए कर्नाटक जरूरी क्यों है, कर्नाटक मैटर क्यों करता है, वो समझ लीजिए। दक्षिण के दूसरे राज्यों में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और बीजेपी के पक्ष में परसेप्शन भी बनेगा, जिसका लाभ 2024 के आम चुनाव में मोदी को होगा।
कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में हार या जीत बीजेपी के लिए 2024 मिशन दक्षिण का नैरेटिव सेट करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कांग्रेस मुंबई सरकार के करप्शन को मुद्दा बना रही है और जनता से जुड़े कामों का वादा कर रही है, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो या फिर गृहिणियों को हर महीने 2000 देने का प्रॉमिस। भारत जोड़ो यात्रा का भी कांग्रेस को रिस्पांस अच्छा मिला है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है यहाँ पर भी जाति की राजनीति सबसे ऊपर है और जो जाति की राजनीति को सेट कर लिया उसकी जीत तय है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ जाति के गणित को समझते हैं। कर्नाटक में दो मुख्य जातियां हैं, लिंगायत और वोकलिंगा यानी गौड़ा। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है, जबकि गौड़ा की तादाद लगभग 16%। लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जबकि गौड़ा जाति हमेशा एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को सपोर्ट करती है। राज्य में एक बड़ा वोट बैंक SC/ST का भी है, जो तकरीबन 24% है। 2023 के चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समुदाय का एक मजबूत तबका पंचमशाली लिंगायत समाज ने आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसका असर बीजेपी पर पड़ सकता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने कर्नाटक में इस बार अपना फोकस SC/ST वोट बैंक पर भी रखा है। मिशन साउथ को मुकम्मल बनाने के लिए बीजेपी का कर्नाटक जीतना जरूरी है। अगर बीजेपी कर्नाटक में जीतती है तो दक्षिण के बाकी 4 राज्यों में पार्टी का आधार और भी मजबूत हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने कोशिशें भी शुरू कर दी है। लिंगायत समुदाय जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसकी आबादी लगभग 18% है और इस समुदाय को विश्वास में लेने के साथ साथ इस बार बीजेपी का स्पेशल फोकस SC/ST कम्युनिटी पर भी है, जिसकी आबादी तकरीबन 24% है। पिछले दिनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक में आए, तब उन्होंने SC/ST से जुड़े 4 मठों का दौरा किया, उनके महंतों से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक आ रहे हैं तो वो 50,000 ST कम्युनिटी से जुड़े लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने जा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है, मुंबई सरकार की छवि कमजोर नजर आ रही है और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की जीत में राह का रोड़ा बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्माई नेतृत्व कर्नाटक के इस कुरुक्षेत्र के हर चक्रव्यूह को भेद कर रख देगा। – 2023 के आखिरी महीनों में 9 में से 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ गठबंधन में है, जबकि तेलंगाना में केसीआर सीधे मोदी से टक्कर ले रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक समेत इन 9 राज्यों को मिला लें तो यहाँ हार जीत से 94 लोकसभा सीटों का भविष्य भी तय हो जाएगा। 2023 के बैटल में इन 94 सीट की जंग मोदी क्लियर कर लेना चाहते हैं, इसीलिए हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अलग से प्लानिंग की गई है। हाईकमान ने इसे और पुख्ता करने की सलाह दी है। हारी हुई सीटों पर 10% वोट बढ़ाने के साथ साथ हर बूथ पर 2 युवा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट की खींचतान पर नजर बनाए रखें। कांग्रेस सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में सभी नेता मिलजुल कर रहें, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर संगठन को आक्रामक और मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश मिला है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही गई है और युवाओं को बड़े स्तर पर जोड़ने को कहा गया है। 2023 से अगर मोदी 2024 का रास्ता देख रहे हैं तो ये सब तभी होगा जब मोदी के फार्मूले पर पार्टी और बीजेपी का कार्यकर्ता काम करेगा। मोदी ने जीत का फार्मूला बता दिया है। हिंदू यूथ, मुस्लिम बूथ, 2024 का प्रधानमंत्री का नया रूट। प्रधानमंत्री मोदी कल मुंबई जा रहे हैं। पीएम मोदी मुंबई में करीब 3 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही मुंबई के BKC, अंधेरी, मेघवाड़ी और जोगेश्वरी इलाके को आज रात 12 बजे से ही कल रात 11 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि पीएम के कार्यक्रम पर आतंकी थ्रेट है। दावोस शिखर सम्मेलन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मुंबई आ गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ग्राउंड पर जाकर खुद प्रोग्राम की तैयारियों से लेकर सुरक्षा तक की समीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुंबई दौरे की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए।
19 जनवरी को पीएम मोदी मुंबई वासियों को 2 मेट्रो लाइन की सौगात देंगे। अंधेरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन से पीएम मोदी मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो में सफर भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुंबई में तैयारियां तेज हैं, सुरक्षा भी पुख्ता है, क्योंकि मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि पीएम के दौरे में आतंकी खतरा है। पीएम के प्रोग्राम में आतंकी या फिर असामाजिक तत्व ड्रोन पैराग्लाइडर से अटैक कर सकते हैं, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने बीकेसी, अंधेरी, मेघवाड़ी और जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान उड़ानों की इजाजत नहीं होगी। 19 जनवरी की मिडनाइट यानी रात 12:01 से रात 11 बजे तक आदेश लागू रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के हिसाब से यहाँ पर पुलिस फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट विसिनिटी में ना रहे। पीएम साहब का जो बंदोबस्त है, जो इवेंट्स हैं वो इवेंट स्मूथ हो, इसीलिए डिपार्टमेंट ने सभी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेशन किया हुआ है और कल के फंक्शन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। सर, कितने पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स? ऑलमोस्ट 3000 पुलिस ऑफिसर्स और अदर स्टाफ कल हम बंदोबस्त के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। थैंक यू। नो फ्लाइंग जोन भी कुछ घोषित किया गया है? नो फ्लाइंग जोन भी डिक्लेयर किया गया है। सर, ये कहाँ से कहाँ तक और कितनी देर के लिए? जो जहाँ पर सभा स्थल है उसके 2 किलोमीटर विसिनिटी में नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया है। पीएम मोदी 19 जनवरी को शाम को करीब 4:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग के जरिए बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर एमएमआरडीए ग्राउंड और पूरे मुंबई में पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने भी पीएम मोदी का कटआउट लगा है। सीएम एकनाथ शिंदे का भी बड़ा सा कटआउट लगा है, तो वहीं बाला साहेब ठाकरे का भी पोस्टर लगाया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का मुंबई दौरा है, जिसमें बीएमसी की तमाम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ऐसे में राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा मुंबई में गर्म हो गया है। मैं जहां मौजूद हूं, ये कलानगर यानी कि मातोश्री के पास का इलाका है। यहां से ठीक अगर सामने देखें तो उद्धव ठाकरे का मातोश्री बंगलो जो है वो सामने मौजूद है, और उसके ठीक बगल में यहाँ पर तकरीब 50 फीट का जो कटआउट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री कल यहाँ पर मुंबई पहुँच रहे, तो उनकी स्वागत के लिए, आगमन के लिए इस तरह मुंबई को सजाया गया है। उद्धव ठाकरे के घर के ठीक 10 मीटर की दूरी पर इस तरह के कटआउट लगाए गए हैं। उसके ठीक बगल में आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस कटआउट को देख सकते हैं, जिसको भी पास में ही लगाया गया है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कटआउट के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे का जो कटआउट है वो भी ठीक मातोश्री के बगल में लगाया गया है। तो ये बीएमसी चुनाव को लेकर एक मैसेज जो है, तैयारी का मैसेज जो है, वो फडणवीस और शिंदे सरकार की तरफ से साफ दिया जा रहा है। बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पर पीएम मोदी करीब 5 बजे पहुंचेंगे। पीएम मोदी बीएमसी के 12 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 400 किलोमीटर रोड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 6000 करोड़ रुपए है, जो कंक्रीट से बनी है। 1200 करोड़ में 3 हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण हुआ है। पीएम मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। 26,000 करोड़ के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 52 आपला दवाखाना, 1000 शौचालय का भूमि पूजन होगा, जिसको पीएम मोदी डिजिटली इनोग्रेट करेंगे। 1 लाख फेरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई के बीकेसी के इस एमएमआरडीए मैदान में उनके तमाम कार्यक्रम यहां पर होंगे। कुल 12 प्रोजेक्ट्स के जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएंगी। तो ऐसे में तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एमएमआरडीए मैदान है, यहाँ पर तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं, तैयारियां बहुत ज़ोरों से शुरू हुई हैं। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी में भी यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। 2 किलोमीटर तक पूरे एरिया को
नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है क्योंकि ड्रोन, पैराग्लाइडर और लाइट मैक्रो एयरक्राफ्ट के जरिए आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो सुरक्षा को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो कुल 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा, चाहे वो 6000 करोड़ रुपए के कंक्रीट के रोड हों, 3 अस्पताल हों, शौचालय के प्रोजेक्ट्स हों, हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हों, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स के जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पर करीब 75,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। पीएम मोदी यहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। एमएमआरडीए ग्राउंड पर पीएम मोदी का कार्यक्रम कुल 1 घंटे का होगा। कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी करीब यहां 6 बजे तक रहेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंट पद्धति से महानगर पालिका ने इसका टेंडरिंग किया है और जो आरोप लगाए उसका जवाब भी महानगर पालिका ने दिया है। इनका रोना ये नहीं है कि कंक्रीट रोड कौन सी कीमत में बन रहा है, क्यों बन रहा है। इनका रोना ये है कि जो इनकी कार्यप्रणाली थी, सालों साल ये लोग बिटुमिन के रोड तैयार करते थे और हर साल उसी रोड पे बिटुमिन डालते थे और उससे इनका जो सारा गोरख धंधा चलता था, अब ये रास्ते बनने के बाद 40 साल तो इन रास्तों को कुछ लगने ही नहीं वाला, तो इनका गोरख धंधा बंद हो गया। ये इनका दर्द है। पीएम मोदी का दूसरा कार्यक्रम अंधेरी ईस्ट में है, जो बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड से महज 10 मिनट की दूरी पर है। एमएमआरडीए ग्राउंड से पीएम मोदी करीब 6:30 बजे अंधेरी ईस्ट पहुंचेंगे। मुंबई शहर के बीच से गुजरने वाली ये मेट्रो घंटों की दूरी को मिनटों में समेटेगी, साथ ही सड़क के ट्रैफिक के दबाव को भी कम करेगी। 19 जनवरी को पीएम मोदी 2 मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। सीबीडीसी तकनीक यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक ट्रेन है जो ड्राइवरलेस है। मेट्रो 7 लाइन जो दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक है, इस रूट की लंबाई 16.5 किलोमीटर है। इस रूट में कुल 13 स्टेशन होंगे, लागत 6,208 करोड़ रुपए। मेट्रो 2A लाइन जो दहिसर ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक है, इसकी लंबाई 18.5 किलोमीटर है। इसके बीच में कुल 18 स्टेशन आएंगे, लागत 6,410 करोड़ रुपए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।